सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो ध्यान दें, इसको हिंदी में बोलती है स्थित सदिश तथा विस्थापन सदिश। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये एक एक्स वाई प्लेन है जिसका ओरिजिन O है। कोई पॉइंट इस प्लेन में मूव करता है या कोई पार्टिकल मूव करता है, किसी इंस्टेंट t1 पर उसकी पोजीशन P है और दूसरे इंस्टेंट t2 पर उसकी पोजीशन Q। P की O से डिस्टेंस R1 है और Q की O से डिस्टेंस R2। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर OP ये वेक्टर है। OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। फिर ध्यान दीजिए, OP डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। OP जो ये दूरी है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। यानी ये इसके दो पोजीशन वेक्टर हैं और P से Q, पॉइंट P से जो मूविंग पार्टिकल है वो P से Q तक जाता है, इसलिए PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। शायद आप समझ गए होंगे। एक तरीके से ये मान लीजिए कि यहाँ से बैठकर इसकी पोजीशन को बताया गया है, इसीलिए OP को हम P का पोजीशन वेक्टर और OQ को Q का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब जरा इधर ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन एट द इंस्टेंट t1 एंड t2 इट्स पोजीशंस आर, मतलब इसकी पोजीशनें जो हैं वो P and Q which are at a distance R1 and R2 from the origin O। अब देखिए वही लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P is OP and पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q is OQ। बेटा हिंदी में इसको कह सकते हैं, बिंदु P का स्थित सदिश OP है तथा बिंदु Q का स्थित सदिश OQ है एंड PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ये मैं पहले आपको बता चुका। अब हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखनी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, बाई लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल वेक्टर में ये पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा था कि ये OP प्लस PQ इज इक्वल टू, ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो ये वेक्टर OQ के बराबर हो जाएंगे। ये बराबर किसके हो जाएंगे, OQ। अब हमें निकालना है PQ, therefore PQ is equal to OQ minus OP। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो यहाँ पर OQ को लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस OP को लिखेंगे R1 वेक्टर। तो इस तरह से ये जो OP है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, बेटा ये यहाँ पर इस तरह से हम इसको और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये PQ
इज इक्वल टू क्या बनता है, R2 माइनस R। तो समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य सदिश। अब बेटा ध्यान दें, शून्य सदिश की आवश्यकता पहले क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो को हटा दिया जाए तो जब हम करेंगे 3 माइनस 3 तो इसका आंसर क्या लिखेंगे वो नहीं मिल सकता। इसका मतलब है जिस तरह से अरिथमेटिक में जीरो की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसी तरह से वेक्टर गणित में बिना जीरो वेक्टर के वेक्टर ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं। इसलिए जीरो वेक्टर की आवश्यकता समझी गई और इसको पढ़ा गया और इसको माना गया। अब ये होता क्या है इसको आप समझें। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड बेटा बिल्कुल सरल है। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड having no specific direction is known as zero vector। आप हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो तथा कोई दिशा निश्चित न हो, ऐसे वेक्टर को हम शून्य सदिश कहते हैं। अंग्रेजी में ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज जीरो वेक्टर। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो वही चीज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। Properties of zero vectors। Properties of zero vector। बेटा इधर ध्यान दो, इसकी 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वही वेक्टर बना रहता है। मतलब क्या हुआ, इफ जीरो वेक्टर इज एडेड टू एनी वेक्टर इज इक्वल टू द सेम वेक्टर। मतलब अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में जोड़ दे तो वही वेक्टर प्राप्त होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर जीरो वेक्टर को किसी इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करें n इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। मतलब जीरो वेक्टर को किसी इंटीग्रल नंबर से या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो वेक्टर ही प्राप्त होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है जीरो मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए। यानी किसी वेक्टर को जीरो न्यूमरल से यानी जीरो अंक से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जीरो वेक्टर प्राप्त होता है। यानी किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दे देन वी विल गेट ए जीरो वेक्टर। समझ गए कि नहीं। अब जैसे मैं वहां समझा रहा था आपको कि जीरो वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो वो इसलिए पड़ी थी, देखिए यहाँ पर इसको हम लिखे देते हैं। आवश्यकता इसलिए पड़ी थी
कि इफ, बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्यों? ये इसलिए जरूरत है कि बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर पैसे में से पैसे को घटाओगे तो पैसे बचेंगे। ये नहीं है कि रुपए में से रुपए घटा दिए तो किलोग्राम बच गए। तो उसी तरह से ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों इक्वल वेक्टर हैं। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड इक्वल है और वेक्टर भी इक्वल है, तो कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचेगा तो अब घटाने में वही राशि बचती है जिन राशियों को घटाया जाता है। तो वेक्टर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, इसलिए जो जीरो बचता है वो जीरो वेक्टर के रूप में होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे इसकी जीरो वेक्टर क्या होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो वो जीरो वेक्टर होता है। और दूसरी चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं 3, ये ध्यान रखिएगा कि किसी जीरो वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़े तो हमें वही वेक्टर मिलता है। जीरो वेक्टर में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो वेक्टर मिलता है। जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो वेक्टर मिलता है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद बेटा एक बहुत और छोटी सी बात सीख लीजिए और वो है यूनिट वेक्टर। आगे का टॉपिक है यूनिट वेक्टर। या हिंदी में इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश बेटा जैसा नाम है वैसी ही इसकी परिभाषा है। ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर having its magnitude unity is known as unit vector। बिल्कुल सिंपल है। A vector having its magnitude unity is known as unit vector। यानी वह सदिश जिसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एकांक हो, क्या कहलाएगा, एकांक सदिश, या अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, लेट A is the magnitude of a vector A। यानी A किसी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर, बेटा इधर ध्यान दो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखा जाता है ए कैप, ये यूनिट वेक्टर ए इस ए कैप इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब बेटा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंप्लाइज दैट एनी वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर।
यानी किसी वेक्टर को हम उसके यूनिट वेक्टर तथा उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर ए। कैप लगा दो, अगर यहाँ पर एरो लगा दो तो वेक्टर हो जाता है। वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से कहीं कहीं पर ये ऐसे दो लाइनें खींची होंगी मैग्नीट्यूड के लिए, इस तरह से बेटा लिख देते हैं ए मैग्नीट्यूड, तो उसका और इसका एक ही मतलब, क्यों यहाँ हमने बता दिया है कि ए मैग्नीट्यूड है। समझ गए कि नहीं? इसलिए यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, एक रिलेशन मिल गया कि कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड तथा यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। सभी लोगों को स्थित सदिश, विस्थापन सदिश और इधर जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। इसको समझकर सभी बच्चे लिख डालें।